अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, जो आने वाली टेट है उसके बारे में, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ आज, जो आप ध्यान रखिए। थोड़ा समझते कि जो टाइम है उसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे और पेपर्स में क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बच्चों, जो सेकंड डेट हुई थी उसमें अपने इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। उर्दू मीडियम में जो महाराष्ट्र में टॉप थे, पहला दूसरा, और वो अपनी क्लास से थे। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे पास हुए थे। 200 से ज्यादा बच्चे लगे थे अपने इंस्टीट्यूट से। ये कुछ बच्चों की लिस्ट बनाई थी हमने, बहुत बड़ी लिस्ट है। बहुत सारे बच्चों को हमने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। तो अच्छे रिजल्ट है, अच्छे से तैयारी कराते। अगर आप थर्ड एड में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वो चाहते कि क्लास ज्वाइन करना है, तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। 1 जनवरी से, नए साल की 1 जनवरी से बैच स्टार्ट होगी। 20 दिसंबर की जो बैच है ना, वो ऑलरेडी स्टार्ट है। नई बैच की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा आपको ना लाइव क्लासेस रहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर। अब लाइव क्लासेस में आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आप माइक ऑन करके बातचीत भी कर सकते हैं, आपके डाउट भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज, अच्छी प्रैक्टिसेस कराते हैं, अच्छे टीचर है। हम लोग करीब करीब 6-7 साल से इसी में है, तो हम लोग को एक्सपीरियंस है। तो जो बच्चे ऑफलाइन करने वाले हैं औरंगाबाद में, वो आ सकते हैं, एड्रेस है। और जो ऑनलाइन करने वाले हैं, यहाँ पे नंबर है, आप कॉल कीजिए। ठीक है। तो समझते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं तो कैसी करनी है। देखो, जो थर्ड टेट होने वाला है हमारा, थर्ड टेट, तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए दो सेगमेंट है, दो बातें हैं, मतलब दो चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। एक पहला ये है कि मतलब अभी जो टेट होने वाला है वो कब होने वाला है, तो वो मार्च मार्च टू जून के बीच में कभी भी हो सकता है। अब ये सिर्फ एक टेंटेटिव है, ऐसे नहीं कि इस बीच हो ही जाएगा, बट ज्यादा चांसेस है कि इस बीच एग्जाम हो जाएंगे आपके, कभी भी हो सकते हैं इस बीच। बहुत सारे चांसेस के। और दूसरा है कि तो मतलब टाइम को लेकर हमको जो दो बातें करनी है, वो एक टाइम को लेकर कि टाइम जो हमारे पास है उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करें या कैसे पढ़ाई करें, इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो एक। और दूसरी बात करते हैं हम लोग, जो पेपर आने वाला है, जो पेपर आने वाला है जिसमें आपको जो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने हैं, तो उस लिहाज से कैसे तैयारी करनी है, ये दोनों लिहाज से थोड़ी बात करते हैं आज। तो पहले टाइम को लेकर बात करते हैं। देखो, एक अंदाजे मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, जैसे मार्च से लेकर जून तक इस बीच एग्जाम होने के चांसेस ज्यादातर, अच्छे खासे चांसेस है कि इस बीच एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जब आज 24 दिसंबर है, तो इस बीच हमने कैसी तैयारी करनी चाहिए, तो वो रिगार्डिंग भी बात करते हैं। देखो, आप लोग जॉब कर रहे होंगे या फिर आप किसी भी तरह में इंगेज होंगे, तो वो एक्टिविटी आपको कंटिन्यू चलने देनी है जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। क्योंकि अब ज्यादातर जो बच्चे हैं आपकी फील्ड के, वो प्राइवेट में या ट्यूशन में अपना जो काम है वो करते रहते हैं, तो आप कीजिए वो काम। आप जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर आप ट्यूशन लेते हैं या और कुछ कर रहे होंगे, तो उसके साथ वो करते रहिए। पैरेलल उसकी स्टडी करते रहिए, कब तक, जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाती तब तक। तो आप वो भी कीजिए। और ज्यादा बेहतर है कि आप क्या, जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड जो भी जॉब करते हैं वो कीजिए, क्योंकि टीचिंग लाइन में आप क्या कहीं ना कहीं पढ़ाई से कनेक्टेड रहते हैं, तो मतलब आपका पढ़ाई का जहन बना रहता है। दूसरी फील्ड में रहेंगे फिर अचानक आएंगे तो दिक्कतें आती है। तो आप जो भी अगर टीचिंग से रिलेटेड कुछ करें तो वो करते रहिए, और पैरेलल उसके साथ स्टडी करिए। रोज 3 घंटे 2 घंटे जो टाइम आपको मिल रहा है, दो से ज्यादा ही पढ़िए रोज। 3 घंटे, दो या कम से कम 2 या 3 घंटे तो पढ़िए आप। उससे ज्यादा जितना आपको पॉसिबल है उतना पढ़िए। तो आपको ऐसा करना है कब तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। नोटिफिकेशन आ गई, एक बार नोटिफिकेशन आ गई, तो वहां से आपने सारे काम छोड़ने हैं, सबके सब छोड़ देना, और पूरी तरफ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर लेना। क्योंकि हम लोग ना अब 24, अभी यहाँ से मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप सिर्फ पढ़ाई ही कीजिए बाकी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत अनसर्टन होते हैं। कब होंगे उसकी मतलब पता नहीं है कब होंगे। ये एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेट हम जो बता रहा हूँ मैं आपको, महीने बता रहा हूँ, बट फिर उसके साथ आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो एक कहीं ना कहीं एक मेंटली स्ट्रेस आने लग जाता है फ्यूचर को लेकर, जॉब्स को लेकर। तो वो अवॉइड करने के लिए कुछ तो भी सोशल इंटरेक्शन, जैसे आप टीचिंग में जॉब करेंगे तो बहुत अच्छा है, आप जॉब कीजिए। अब जरूरी नहीं कि आप जॉब ही कीजिए, अगर आप जरूरी है तो जॉब कीजिए, वरना आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप बाकी कोई मसले नहीं होंगे आपके अर्निंग के या फिर और भी तरह के सोसाइटी को लेकर कोई मसले नहीं होंगे, तो आप पूरी तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट अगर जॉब कर रहे हैं तो कीजिए, ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के अभी से पूरी की तरह से पढ़ाई के ऊपर आ जाइए। जॉब करते करते रोज कम से कम 2-3 घंटे पढ़िए। ज्यादा पढ़े तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम इतना पढ़िए
हाँ, नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको क्या करना है, सब छोड़ना है, फिर आपको फुल फ्लेज पढ़ाई पे लगना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फुल फ्लेज पढ़ाई करना है, क्योंकि आने वाला एग्जाम है ना, वो अभी जो सेकंड टेट है उसके कंपेयर में आपको ज्यादा नंबर लेने रहेंगे उसमें, जो मेरिट में फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार ज्यादा वैकेंसी थी, आने वाले टाइम में उतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं रहेंगी, कम वैकेंसी रहेंगी, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई थोड़ी ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए आपको थोड़ा अपडेट रहना ही है, एक इन्वायरमेंट में रहना ही है आपको, तो वो रहते रहते आप पढ़ाई कीजिए आपकी जो भी है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये वाले पेपर के जो सब्जेक्ट है इनकी स्टडी कैसी करनी चाहिए, तो इस पे थोड़ा बात करते हैं हम लोग। जो हमारा सेकंड सेगमेंट है कि पेपर में जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसकी पढ़ाई कैसे करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है कि आपको ना जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है आपको, पहले सबसे पहले एनालिसिस कीजिए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच है, तो वो देखिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको बहुत कुछ बता देगा कि प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो सब आपको समझ में आने लग जाएगा। बहुत कुछ आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझेगा। दूसरी बात, आपको दूसरी चीजें ध्यान रखनी है कि जो सेकंड चीज, कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो आपकी बॉडी रहेगी, है ना, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो बॉडी रहेगी, या फिर जो इंस्टीट्यूट रहेगी, या जो जिसको भी एग्जाम कंडक्ट करना है, वो जो भी बॉडी है, जो भी इंस्टीट्यूट है, या जो भी एजेंसी है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसमें, वो क्या पैटर्न फॉलो करती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है समझने के लिए। जैसे यूपीएससी एक अपना नेचर है उसका एग्जाम लेने का, और वो उस हिसाब से सवाल पूछती है। महाराष्ट्र में एमपीएससी है, वो अपने हिसाब से सवाल पूछती है, उसका एक अपना एक नेचर है, उसका अपना एक सेंस है। वैसे ही आपको जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है उसका नेचर समझना पड़ेगा, उसका सेंस समझना पड़ेगा। अब जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है, जो अभी आपका टेट की एग्जाम करने वाली है, वो मोस्टली आईबीपीएस ही है। आईबीपीएस, तो आपको क्या करना है, आईबीपीएस का नेचर समझना है कि किस नेचर से वो एग्जाम कंडक्ट करती है। अब देखो आईबीपीएस में भी आप एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर है ना, जो मतलब जो बैंक के लिए ना, बैंकिंग, ये जो बैंकिंग के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करती है ना, वो बहुत अलग है। आप वो पेपर से जो आपकी टेट होने वाली है उससे कंपेयर करेंगे तो उतना खास आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, या फिर उसका सेंस नहीं कर पाएंगे। आपको आईबीपीएस की वो सेंस समझना पड़ेगा जो महाराष्ट्र में, वो जो महाराष्ट्र की जो डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट जॉब है महाराष्ट्र की बैंकिंग के अलावा, उसके लिए वो एग्जाम कंडक्ट करते समय किस तरह के सवाल पूछती है, वो क्या नेचर और क्या सेंस को फॉलो करती है, वो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है ये दो चीजें समझना। पहले कि आपको पेपर एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर के 17 के पेपर आपको मिलेंगे, वो देख लीजिए 17 के कैसे है, तो वो अवेलेबल है। हाँ, 23 का पेपर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको जो आईबीपीएस से रिलेटेड, आईबीपीएस में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट की है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे ना आपको जो 23 में जो सेकंड टेट हुआ था उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एनालिसिस के वीडियो मैंने भी डाले हैं, हमने भी डाले हैं, और बहुत सारे क्लासेस वालों ने भी डाले हैं, तो वो थोड़ा आप जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कैसा है। तो उसके अलावा आईबीपीएस का अदर एग्जाम कंडक्ट करती है ना, तो उनकी बहुत सारे पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उनके मराठी में, ज्यादातर मराठी में किताब है, इंग्लिश में बहुत कम है, बट आपको वो आपको देखना पड़ेगी, या फिर वो उस तरह का समझना पड़ेगा आपको। उसके अलावा हाँ, फिर वही एजेंसी आईबीपीएस को समझना पड़ेगा कि वो किस नेचर से एग्जाम कंडक्ट करती है। ये दो चीजें समझ में आने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको आगे क्या करना है। अब आगे जो आपको पढ़ना है, तो बच्चों मैं बुक्स नहीं बताता यहाँ पे। हमारी जो तीसरी यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आएगा, वो रहेगा थर्ड नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर का पॉइंट, कि कैसे करना चाहिए। तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको समझाता हूँ। मैं किताबों के लिए आपको एक नया लेक्चर लूंगा, उसमें समझाने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने पहले ही इस पे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता जरूरी है, फिर भी आपको लगता है कि फिर से लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से वो बुक सारे समझाने की। मैं आपको सब्जेक्ट के लिहाज से बता देता हूँ। देखो हमारे पास जो सब्जेक्ट है, तो एक तो आपका मैथ्स है, उसके बाद में 2 नंबर पे है आपका रीजनिंग, रीजनिंग है। उसके बाद में आपको सीडीपी या चाइल्ड साइकोलॉजी, सीडीपी मोटे तौर पे बोलते हैं इसको, वो है। उसके अलावा आपको पूछता है यहाँ पर लैंग्वेजेस, एक आता है आपका उर्दू, तो आपको उर्दू मीडियम वालों को कंपलसरी है। इंग्लिश है, इंग्लिश उर्दू पे बहुत कम नंबर आते हैं। उसके अलावा आपकी मराठी, मराठी पे सवाल आते ही है आपको, मराठी। और उसके अलावा आता नेक्स्ट जीके,
जीके। तो इतने आपको क्वेश्चन, इतने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है आपको। तो कैसे करना है मोटे तौर पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ना, ये जो मैथ रीजनिंग है, ये तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, हर दिन प्रैक्टिस करनी। ये एकदम होने वाली चीजें नहीं है। देखो आईबीपीएस में आपको जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है, और ऑनलाइन एग्जाम में वैसे ही टाइम कम मिलता है, क्योंकि स्लाइड चेंज करने होते हैं बार बार। एक स्लाइड होगी, दूसरा क्वेश्चन स्लाइड, तो उसमें काफी टाइम जाता है उसमें। तो इसलिए आपको उतना टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी। आप इसमें कौन से सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, कौन से टॉपिक आसान है, कौन से मुश्किल है, वो आपको डिसाइड करना है। वो इंडिविजुअल लेवल पर समझाया जाएगा आपको लेक्चर में। जो कंसर्न टीचर है बताएंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे सब्जेक्ट को क्या करना है, उसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन कौन से हैं, इजी कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन करके उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूअसली। मतलब आज से ही, मतलब आपको क्या करना है, आज से ही इसकी, आज की प्रैक्टिस करनी है। कब तक? तो एग्जाम आने तक आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है इसकी। जो भी आधा घंटा, एक घंटा आप जो भी निकालेंगे वो निकालिए, और डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप तरह तरह की प्रैक्टिस को उसमें अंजाम दो, तो आपका यहाँ पर आपको स्मूथ जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा सीडीपी बहुत आसानी से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप सीटेट वगैरह और महाटीटी वगैरह का सीडीपी पढ़ते हैं, तो उसके सेंस में ही सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो वो हो जाता प्रिपरेशन। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छी किताब, अच्छे नोट्स आपको मिले ना, तो वैसे ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये दो लैंग्वेज पे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंग्लिश और मराठी को लेकर। उर्दू उर्दू मीडियम वालों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं। वो बच्चों का अच्छा नंबर था जिसने मराठी अच्छा किया था, क्योंकि बाकी सब जगह सब लगभग सेम पोजीशन पे आ जाते। बट यहाँ पर मराठी में ऐसा था, मराठी उर्दू मीडियम वालों को लगता है कि मुश्किल जाने वाली, पर मुश्किल है नहीं। और जो बच्चों ने सोचा कि मुश्किल नहीं है, अच्छा प्रिपरेशन किया उसको, तो उनको नंबर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मराठी में ना, उसका जो सिलेबस है उसका वो बहुत फिक्स है, वहाँ नंबर आते ही है। अगर आपने उतनी स्टडी की है, उतना प्लानिंग करके पढ़ाई की है, तो नंबर आते ही उसमें। किसी मीडियम के लिए, उर्दू हो चाहे कोई भी मीडियम का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको नंबर आना ही है वहां पर। तो ये बहुत क्लियर है। तो यहाँ ये दो जगह है, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक रहता है यहाँ पे वोकैब का पार्ट, वोकैब का पार्ट, और दूसरा है ग्रामर। ग्रामर, तो बच्चों ग्रामर आप ना लास्ट क्लास में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसको, मतलब आप करीब एग्जाम के, तो वहां पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट यहाँ ये जो वोकैब का पार्ट है ना, यहाँ पर पहले से ही थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस होती है ना, वैसे ही करना पड़ेगा आपको। थोड़ा थोड़ा रेगुलर वोकेबलरी के अल्फाज याद करने पड़ेंगे आपको, तब जाके एग्जाम तक एक बड़ा गट्ठा आपका तैयार हो जाएगा, और बहुत सारे उसमें आपको पता हो जाएंगे वोकैब के। तो मतलब ये अब एकदम होने वाली बात नहीं है। इसको धीरे धीरे रोज रोज 10-12, 10-15, 10-15, एक एक दो दो पेज रोज नजर मारने पड़ेंगे आपको, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक लेवल बनेगी। उसके लिए कम से कम 2-3 महीने का टाइम तो कम से कम चाहिए डेली। तो इसको डेली बेसिस पे आप वोकेबलरी को रटने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश की भी और उसकी भी। ठीक है, अब वो कौन से रटना, क्या रटना, वो माइक्रो एनालिसिस का पार्ट है, बाद में बात करेंगे उसमें। ग्रामर आप बाद में भी, लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के आसपास भी हो सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी, पहले से करना जरूरी नहीं है। बट अगर आप पढ़ के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उर्दू तो आपको, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जीके की बात करें तो जीके है ना, जीके भी, ये भी जीके क्या है कि इसका ना सर है ना पैर है। एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा एनालिसिस है इसका कि किस तरह पूछे जाते हैं, जनरल चीजें होती है सब आमतौर पे पूछी जाने वाली। तो ये एनालिसिस से समझ में आ सकता है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने का, क्योंकि फैक्चुअल डिटेल है जीके की, फैक्चुअल डिटेल है, तो आपको एकदम पढ़ेंगे तो नहीं जमेगा, याद नहीं रहेगी, एग्जाम में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, अब देखो जीके बहुत बड़ा समंदर है, तो आप कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना है, तो सब पढ़ते बैठेंगे पीएचडी तो मतलब का नहीं है, आपको एग्जाम में वैसा दिखेगा नहीं। तो फिर कौन सा जीके पढ़ना चाहिए, तो अगेन वही पेपर एनालिसिस आपको समझेंगे। आईबीपीएस का जीके को लेकर क्या अप्रोच है, दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, वो देखना पड़ेगा आपको। वो देखने के बाद ही आप तय कर पाएंगे जीके क्या है। और वो आता है समझ में, आप प्रॉपर पेपर एनालिसिस करेंगे या प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ने से क्या होगा कि एकदम बर्डन लेगा माइंड पे, तो थोड़ा थोड़ा करते रहना पड़ेगा आपको इसको डिटेल में। फिर जाके आपको ना जीके आसान लगने लगेगा। एकदम अचानक पढ़ने जाएंगे ना, याद नहीं आएंगी चीजें और कंफ्यूजन होगा कि कौन सा क्या था। उसको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने की बात है। तो कुल मिला के आपको प्रिपरेशन करना है तो मैथ्स रोज करना है, वोकेबलरी डेली रटनी है।
उसके अलावा जीके थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये सब चीजें आपको डेली करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक लेवल के बाद में आपको ये सब चीजें मतलब करके आपको प्रिपरेशन प्रॉपर दिखेगा। मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि बच्चों, जो टेट के एग्जाम आने वाले हैं वो 1 महीने में 2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, उसके लिए थोड़ा एक लंबा समय चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत सारे बच्चे इस मेंटेलिटी के होते हैं कि नोटिफिकेशन आएंगे तब देख लेंगे, बट फिर कुछ नहीं होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद में कम टाइम में फिर अफरा तफरी दिमाग में होती है। देखो, आपने ना डीएड और बीएड किया ही है, आप टीचर बनना ही चाहते हैं, आपको टेट देना ही है, तो प्रिपरेशन धीरे धीरे आप करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें छोड़ के प्रिपरेशन कीजिए, पर प्रिपरेशन करते कर धीरे धीरे प्रिपरेशन को चालू रखिए। जब नोटिफिकेशन आएंगी तब इंटेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए आपको, और रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो करना है आपको, 2-3 घंटे डेली हमेशा। ये बात याद रखिए, अचानक में कुछ नहीं होने वाला है। सीटेट नहीं है जो आप अचानक 2 महीने में पढ़ लेंगे और पास होंगे। यहाँ कंप्लीटली अलग स्टोरी है, ये बातें याद रखिए मुझे। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर आपको दो चीजें थी, मैं एक बार और मोटे तौर पे बता देता आपको कि दो तरह से आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम होने तक क्या करना है। तो मैंने आपको समझाया कि एग्जाम होने तक जो आपका टाइम है वो कैसा होना चाहिए। नोटिफिकेशन आने तक आप जो भी जॉब कर रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, तो वो करते रहिए। कम से कम 2 घंटे डेली, ज्यादा जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। 2 घंटे से ज्यादा तो डेली पढ़िए, एटलीस्ट 2 घंटे डेली स्टडी कीजिए, कम से कम बोर्डों में। और जब नोटिफिकेशन आएंगी फिर आपकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, ज्यादा टाइम बढ़ा देना। उसके अलावा पेपर सब्जेक्ट क्या करना है, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करना है। उसके बाद में आपको आईबीपीएस जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है ना, उसका जो सेंस है एग्जाम पूछने का, क्वेश्चन पूछने का, तो वो सेंस को आपको समझना पड़ेगा। तो अगेन वही पेपर एनालिसिस का ही पार्ट हो गया उसमें। उसके बाद में अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो ये आपको धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। तो 3 कैटेगरी बनानी है आपको, हार्ड वाले कौन से जो आपको हार्ड जाते हैं, मीडियम वाले और इजी वाले। तो आपका ज्यादातर जोर होना चाहिए जो इजी है और जो मीडियम लेवल के है, उस पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हार्ड लेवल के आप देखिए आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी एबिलिटी कैसी है उसके हिसाब से, और डेली प्रैक्टिस करनी है आप उसको। उसके अलावा सीडीपी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है इसका। उर्दू भी हो जाता आपसे, उसका भी मसला नहीं। हाँ, इंग्लिश और मराठी को लेकर दो पार्ट है इसमें। वोकेबलरी आपको डेली करनी है, ग्रामर आपको लास्ट में भी हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन आने के बाद में, पर वोकेबलरी उस टाइम पे नहीं होती है, तो डेली आपको वोकेबलरी रटनी है। अगेंस्ट कौन सी रटनी है, तो पेपर एनालिसिस वगैरह जरूरी है, ग्रामर हो जाएगा। जीके की बात करें तो जीके भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कौन सा जीके पढ़ना है, फिर वही पेपर एनालिसिस करके ही समझ में आएगा आपको कि कौन सा, एक तो आईबीपीएस का ट्रेंड क्या है वो, और दूसरा पेपर एनालिसिस करके ही जीके पढ़ना है। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर ही आपको प्रिपरेशन करना है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा फिर भी आप ना सवाल पूछिए, आपको जो भी पूछना है कमेंट्स में। ज्यादातर जो बच्चों के सवाल रहेंगे मैं इंक्लूड करके एक लेक्चर बना के और वो सारे सवालों के आपके आंसर हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर इजाजत दो। आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छी चीज को लेकर या फिर क्वेश्चन पेपर को लेकर, एनालिसिस को लेकर डेली हम लोग अब आपके साथ में जुड़े हैं, ठीक है। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।